नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज हम जो पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल पर बात करेंगे। शिक्षण कौशल की बात करें जिसे हम जानते हैं टीचिंग स्किल भी बोला जाता है, और इस पर बात करने वाले क्योंकि आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के कौशल होते हैं और कौन कौन सा कौशल कहाँ यूज किया जाता है। इन सारे बारे में, इन सभी के बारे में हम सभी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। बात किया जाए, हम सभी क्लास में पढ़ेंगे, जैसे बात करें प्रस्तावना कौशल क्या है, निर्माण कौशल क्या है, व्याख्यान कौशल क्या है, दृष्टांत कौशल क्या है, प्रश्न निर्माण कौशल क्या होता है, और उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, पुनर्बलन कौशल क्या है। इन सभी कौशलों पर हम सभी चर्चा करेंगे, तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। बात करेंगे दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में बात करेंगे। हिंदी की कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। बात करें उसमें, बात किया जाए 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा, और उसके साथ साथ बात करें तो 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर दिए गए हैं आप सभी के सामने। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको बैच से संबंधित। दोस्त, चलेंगे, हम सभी सीखने वाले हैं, समझेंगे कि क्या होता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के बारे में समझेंगे। दोस्त, तो बात किया जाए शिक्षण कौशल की, जब आप बात करते हैं मित्र, तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा गया है, शिक्षण कौशल, और उसमें से बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि शिक्षण कौशल वे शिक्षक के गुण हैं। वे क्या हैं, शिक्षण के गुण हैं जो एक शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रयोग करता है। मतलब ऐसे गुण होते हैं, शिक्षण कौशल ऐसे शिक्षण के गुण होते हैं जो टीचर क्या करता है, उसे क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयोग में लाता है। परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है डिफिनीशन, जो आप सभी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन की जब आप बात करते हैं तो एल गेज की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट, और बीके पासी की डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने की बात किया कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। मतलब गेज क्या कहते हैं, गेज कहते हैं मतलब क्लासरूम में शिक्षक क्या करता है, क्लासरूम को, कक्षा शिक्षण को क्या करता है, प्रभावी बनाने के लिए वह क्या करता है, प्रयोग करता है, ऐसा गेज कहते हैं। और बीके पासी क्या कहते हैं, बीके पासी का कहने का मतलब है, वह कहे कि शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने की सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई है। मतलब सुगमता प्रदान करने की विचार से की गई है, संबंधित शिक्षण क्रियाओं और व्यवहारों का स्वरूप है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा बात किया जाए तो ऐसा बीके पासी मानते हैं। आगे हम डिफिनेशन की बात करें तो मैकिंटन एवं व्हाइट के अनुसार देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका कहने का मतलब है, शिक्षण कौशल की बात करें, इन्होंने कहा कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। ऐसा कौन मानता है, मैकिंटन एवं व्हाइट मानते हैं। डिफिनीशन सारे के सारे डिफिनीशन पेपर में आए हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार क्या बोलते हैं, इनका कहने का मतलब ये कहे कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह हथियार है, शिक्षक के हाथ में वह हथियार है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा निर्माण को प्रभावी बनाता है एवं कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाता है। ऐसे मानते हैं कौन, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। नोट पे ध्यान देंगे, नोट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान दें। तो कहा कि एल एन गेज तथा रेमांस ने कुल 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। अगर आपसे पूछे गेज और रेमांस ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं तो ध्यान देंगे वह उन्होंने बताया 14 प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं। या आप थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात जरूरत है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख शिक्षण कौशल पर चर्चा करेंगे जो आप सभी के पेपर में पूछी जाती हैं। ध्यान देंगे जो प्रमुख शिक्षण कौशल हैं उसमें से बात करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। दोस्त, बात किया जाए इसमें संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं। संक्षिप्त में विषय वस्तु बताना, जिसे प्रस्तावना कौशल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, प्रस्तावना कौशल वहीं इस्तेमाल किया जाता है जो संक्षिप्त में हम विषय वस्तु को जब बताते हैं तो प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। बालक के पूर्व ज्ञान को विषय से जोड़ना, विषय वस्तु से क्या जोड़ना,
या भी प्रस्तावना कौशल में इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रस्तावना कौशल में पूछे कि किस पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किस कौशल में किया जाता है, तो आप कहेंगे पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोस्त वह प्रस्तावना कौशल में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह लाइन कई बार पूछी गई है। आगे बात करते हैं, बच्चे में जिज्ञासा पैदा करना और रुचि पैदा करना प्रस्तावना कौशल के लिए इंपॉर्टेंट। मतलब प्रस्तावना कौशल में बच्चे में रुचि पैदा किया जाता है, बच्चे में क्या वह रुचि उसके साथ साथ जिज्ञासा पैदा की जाती है। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो नोट में लिखा गया है। नोट में यह चीजें ध्यान दें, नोट में लिखा गया कि प्रस्तावना कौशल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है, प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। आपसे कई बार पूछा गया कि जो प्रस्तावना कौशल है किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे थॉर्नडाइक के तत्परता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तत्परता के नियम पर, तत्परता का नियम क्या है, ध्यान देंगे, थॉर्नडाइक का जो अधिगम का उन्होंने नियम दिया था, 3 मुख्य नियम दिए थे, उसमें से तत्परता एक अधिगम का नियम है, उसी से संबंधित है प्रस्तावना कौशल। तो आपसे पूछे प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है, ऐसा प्रस्तावना कौशल के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपने ध्यान दिया पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं। पूर्व ज्ञान वाला पूछा जाता है और जिज्ञासा वाला, इन सारी चीजें पेपर में आई हुई हैं। अब हम ध्यान देंगे उद्देश्य कथन और निर्माण कौशल क्या होता है। उद्देश्य कथन क्या होता है और निर्माण कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान देंगे शिक्षण कौशल का उद्देश्य, शिक्षण कौशल का क्या उद्देश्य जानने में किया जाता है। और बात किया पाठ पढ़ाने का उद्देश्य, मतलब आप जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से पाठ को पढ़ा रहे हैं वहां पर क्या होता है, उद्देश्य कथन या निर्माण कौशल का प्रयोग किया जाता है। आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का उद्देश्य, मतलब अगर आगे की परीक्षाएं कोई है तो वहां पर क्या होगा, आप उद्देश्य कथन निर्माण कौशल का मतलब बात करें तो इस कौशल का इस्तेमाल हम उसके लिए करते हैं जब हम आगामी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य, मतलब तुरंत या दीर्घकालीन उद्देश्य हो तो भी यहां पर हम इस कौशल का इस्तेमाल करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान या जीवन से जोड़ने का उद्देश्य में भी इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। और आगे हम बात करेंगे तो उद्देश्य कथन निर्माण कौशल की बात हमने देखा कि कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। व्याख्यान कौशल की बात करें, व्याख्यान कौशल आपके पेपर में आया है। ध्यान देंगे क्लिष्ट शब्दों के लिए आसान शब्द, ध्यान देंगे जो व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल आपसे पूछे कहां किया जाता है, क्लिष्ट शब्दों का मतलब होता है जो कठिन शब्द हैं, कठिन जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनको एक सरल भाषा में प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्याख्यान कौशल। उदाहरण के माध्यम से समझाना, व्याख्यान कौशल में हम क्या करते हैं, उदाहरण को जो एग्जाम्पल देते हैं, कोई हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चों को तो एग्जाम्पल के थ्रू हम सोचते हैं उसको अधिक से अधिक सरल किया जाए। जरूरत पड़ने पर बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाना, इस कौशल में बात किया जाए, इस कौशल का जो इस्तेमाल किया जाता है व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल, वह व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल दैनिक जीवन से जोड़कर समझाने में, मतलब अगर हम कोई चीज बता रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम व्याख्या दे रहे हैं, और वही कौशल क्या है, व्याख्यान कौशल के नाम से जाना जाता है। अब वह कह रहा है कि ज्यादा जैसे दैनिक जीवन से जोड़ना है, मतलब बताना है बच्चों को, तो इस व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अलग से किसी सूत्र, संकल्पना आदि की व्याख्या करना भी व्याख्यान कौशल का जो मायने रखता है। आगे बात करेंगे शिक्षण सामग्री, चार्ट आदि का प्रयोग करके विषय वस्तु को आसान बना करके व्याख्यान देता करके, जो शिक्षण सामग्री है, चार्ट है या आदि का प्रयोग करके विषय वस्तु को आसान बनाकर व्याख्या देना, ऐसा भी व्याख्यान कौशल में इस्तेमाल होता है। ध्यान देंगे आगे हम चलते हैं, दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, बात करें तो इसमें क्या होता है, उदाहरण आसान हो। दृष्टांत कौशल में क्या होता है, जो उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, वह आसान भाषा में देने का प्रयास किया जाता है। दृष्टांत कौशल में उदाहरण कैसा होता है, मूर्त होता है। जब हम उदाहरण हम कोई उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं वह मूर्त हो तो वह दृष्टांत कौशल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण विषय वस्तु से जुड़ा हो, मतलब जब विषय वस्तु से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देते हैं तो हम इसका मतलब हम दृष्टांत कौशल का प्रयोग करते हैं। तो यही समझिए दृष्टांत कौशल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और या आपका उदाहरण आसान में या उदाहरण मूर्त हो, इसमें बात किया जाए जो वस्तु से जुड़ा हो, इसमें किया जाता है। उदाहरण संबंधित संकल्पना के समझ को आसान बनाता है। कह रहा है कि क्या कह रहा, उदाहरण जो है, उदाहरण संबंधित संकल्पना को, समझ को क्या करता है, आसान बनाता है। और इसका इस्तेमाल किसमें, दृष्टांत कौशल में प्रयोग किया जाता है। अगर दृष्टांत कौशल का प्रयोग करें तो ऐसा हम कार्य करते हैं।
उदाहरण बच्चे के दैनिक जीवन का हिस्सा हो दृष्टांत कौशल में, और उदाहरण बालक ग्रहण शक्ति क्षमता आदि के अनुसार हो। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट। आगे ध्यान देंगे तो आपसे पूछा जाता है कि जो कभी कभी ऐसे पेपर में जो जैसे प्रस्तावना कौशल इंपॉर्टेंट हुआ, व्याख्यान कौशल इंपॉर्टेंट हुआ, दृष्टांत कौशल है, ये सारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल क्या होता है। उचित बात करें प्रकाश एवं बालयन, मतलब कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में क्या होता है, उचित प्रकाश होता है। उचित जो प्रकाश हम व्यवस्था करते हैं इस कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में, जैसे क्लासरूम के प्रबंधन कौशल, मतलब हम क्लास में उपयुक्त रूप से चीजें प्रयुक्त करने की कोशिश करेंगे, तो उचित क्या करें, प्रकाश एवं बालयन का प्रयोग करते हैं। बैठने की उचित व्यवस्था, जहां से शिक्षक का हाव भाव है और श्यामपट्ट आदि साफ दिखाई दे, या कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में इस्तेमाल होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल की बात करें तो इसमें सारी चीजें जो कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में है अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस सारी चीजों का व्यवस्था हम करेंगे। कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया की सुनिश्चितता, और ध्यान देंगे कम साफ देखने वाले एवं कम सुनने वाले बालकों के लिए आगे बैठने की व्यवस्था करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में क्या करेंगे, जो बच्चे कम दिखाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है उनको आगे बैठने की हम सुविधा देते हैं। आगे बात करें शिक्षक के खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान भी देते हैं क्लासरूम में कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में। डेस्क और बेंच के बीच सही रिक्त स्थान भी हम देते हैं कि सही जगह हो, जैसे बच्चे इधर उधर आ जा सकें। आगे हम बात करेंगे अगला जो कौशल होगा, आगे कौशल की बात करें तो इसमें और ध्यान देंगे कमरे का आकार बच्चों की संख्या इस प्रकार हो, करे कि कमरे का जो आकार है, जो साइज है कमरे का और बच्चों की जो संख्या है इस प्रकार हो कि शिक्षक की आवाज पीछे तक जाए। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में छात्रों का बैठक, जो बात करें बैठक व्यवस्था में लचीलापन हो। लचीलापन का मतलब है कि बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बैठने में। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे कह रहा है कि प्रश्न निर्माण कौशल। प्रश्न निर्माण कौशल में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न निर्माण अगर हम कर रहे हैं तो किस जो प्रश्न निर्माण कौशल का जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो उस कौशल को ध्यान देते हुए किस किस बातों को हम ध्यान देते हैं, वह प्रश्न सरल हो। जैसे जब प्रश्न निर्माण हम करते हैं, प्रश्न निर्माण कौशल का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न का निर्माण करते हैं तो हम कठिन प्रश्न का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब प्रश्न क्या हो, सरल हो, प्रश्न सटीक हो। मतलब ऐसा नहीं है घुमाऊ प्रश्न हम दे दें बच्चों को, सटीक प्रश्न दे जिससे बच्चा सही तरीके से आंसर दे पाए। प्रश्न विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल हो, जैसे जिस लेवल का बच्चा हो, जैसे क्लास 3 का है, क्लास 5 का है, क्लास 8 का बच्चा है, तो उसी लेवल का हम क्या दें, उसी लेवल का क्वेश्चन देने की कोशिश करें। अदरवाइज लेवल अलग है बच्चे का, एज अलग है, पर क्लासरूम अलग क्लासरूम में पढ़ा है और आप क्वेश्चन अलग लेवल का पूछ रहे हो तो फिर दिक्कतें होंगी। तेरा प्रश्न कुछ हद तक पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। मतलब हम जो प्रश्न निर्माण कौशल में जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं, जब कौशल का इस्तेमाल करते हैं, इस कौशल का प्रश्न निर्माण करते हुए, तो हम ज्यादा ध्यान दें कि जो प्रश्न पूछे वह पूर्व ज्ञान से बच्चे के जुड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा जुड़ा हो, जिससे बच्चा समझ पाए कि क्या कहने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न दो अर्थी ना हो, मतलब दो मीनिंगफुल ना, मतलब दो तरीके से मीनिंग ना देने वाला हो, जो मतलब बच्चा समझ जाए प्रश्न को। कह प्रश्न की भाषा सरल हो, जो हम यूज करें शब्द का वह भाषा एकदम सरलतम हो, बच्चे के समझ के आधारित हो, कि ऐसा प्रश्न हम ना दे दें जिससे बच्चा समझ ही ना पाए। कह रहा बहुविकल्प, प्रश्न बहुविकल्पी, लघुत्तरी, जरूरत पड़ने पर व्याख्यात्मक भी दें। तो कह रहा कि आपका जो प्रश्न आप पूछे उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, बहुविकल्पी होनी चाहिए, लघुत्तरी होनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर क्या होने, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी होने चाहिए। ऐसा प्रश्न निर्माण कौशल में हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देंगे कह रहा कि निचली कक्षाओं में प्रश्न परोक्ष ना हो, मतलब निचली जो क्लासरूम के जैसे क्लास 3, 4, 5, 6 के बच्चे हैं, इनको परोक्ष, मतलब परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट हो, मतलब परोक्ष ना हो। मतलब परोक्ष का मतलब आपको जो प्रश्न पूछे और प्रत्यक्ष पूछे, मतलब डायरेक्ट पूछे, इनडायरेक्ट में ना पूछे कि हाँ उसकी मीनिंग कैसे है, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा तो फिर कैसे आंसर देगा। इसलिए प्रश्न है संपूर्ण विषय वस्तु हो, जो हम प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं है किसी चैप्टर से हम कम क्वेश्चन बना दिए, किसी प्रश्न चैप्टर को छोड़ ही दिए। तो हम जब प्रश्न बनाने, तो बच्चे का प्रश्न निर्माण कौशल का जब प्रश्न हम बनाए तो यह भी ध्यान दें कि कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु से संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में पूछने का प्रयास करें। प्रश्न बोझ व चिंतन स्तर पर अधिक हो,
मतलब चिंतन को ज्यादा बच्चा उस पर सोचने वाला प्रश्न हो, ऐसा नहीं है रट्टा रटाई वाला प्रश्न पूछने का। प्रश्न बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो, मतलब ऐसा भी हो जो बच्चे दैनिक जीवन से जुड़ा भी होना चाहिए। करते उत्तरों की निष्पक्षता जानने के लिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी हो, मतलब जैसे हम बहुविकल्पी प्रश्नों का भी प्रयोग करने की कोशिश की जिससे बच्चा निष्पक्ष जो है उसका आंसर दे पाए और सटीक दे पाए। तो आप जानते हैं बहुविकल्पी गलत तो गलत, सही तो गलत, तो इस प्रकार के रखें। निचले स्तर पर प्रश्नों के उत्तर निश्चित हो, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ शब्द हो उसी में बच्चा जैसे कोई चीज पूछे तो कुछ लिमिटेड शब्द में आंसर दे पाए, इस प्रकार से करें। निचली क्लासरूम के लिए प्रश्नों का जब निर्माण करें तो हम प्रश्नों का उत्तर जो है लिमिटेड हो, मतलब ऐसा ना हो बहुत ज्यादा आंसर उसमें देना बच्चे को जरूरत हो। क्या उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का मतलब है जो स्टिमुलस है उसमें हम क्या करते रहे, उसमें बदलते रहे। जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे हाथ का एक्टिविटीज है, आंखों की एक्टिविटीज है, चेहरे का मानसिकता इस तरह बदलते रहते हैं चेहरा को, तो आप देखते होंगे हाथ को हिलाते रहते हैं या पेन है या इस तरीके से एक्टिविटीज होता रहता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। जैसे कहा शिक्षक को कक्षा में एक ही स्थिर मुद्रा या अंदाज में नहीं शिक्षण करना चाहिए। तो कह रहा कि सिर्फ ऐसे खड़ा होकर के कि हाँ चलिए देखिए शिक्षण से बात समझिए, शिक्षण मैं बता रहा हूं आपको समझा रहा हूं, ऐसे ऐसे समझते चलिए, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जब हम अपने एक्टिविटीज हाथों का इस्तेमाल करते हैं, चीजें बताते हैं कि हाँ ऐसे बेटा है वैसे है, तो आप समझते हैं कि हाँ इस तरीके से चीजें प्रयोग होती हैं। तो इसलिए कहता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में दोस्त बात करें तो एक ही स्थिर मुद्रा में या अंदाज में शिक्षण नहीं करना चाहिए, अपितु इसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। इसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जब हम उसमें थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं तो क्या कहलाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। चेहरे के हाव भाव बदलना, मतलब कभी कभी आप देखते होंगे हम स्लो आवाज में बोलते हैं, कभी तेज आवाज में बोलते हैं, कभी उस तरीके से आप देखते होंगे शब्दों का इस्तेमाल, इस तरीके से हाव भाव जो एक्टिविटीज हैं हम चेंज करते रहते हैं, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का इस्तेमाल होता है। विषय वस्तु की जरूरत के अनुसार आवाज में उतार चढ़ाव रखना चाहिए, मतलब जब विषय वस्तु जैसा आपका शब्द हो, जैसे आप समझाने का प्रयास करें उसमें क्या उतार चढ़ाव होना चाहिए। खड़े होने की मुद्रा आदि परिवर्तित करना, मतलब जब खड़े होने का मतलब यह है कि आप अपने मुद्रा को चेंज करते रहें। बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन करना, जब उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आप कर बीच बीच में बच्चों का मनोरंजन भी करते रहे, कुछ चीजें ऐसे बताते रहे जिसमें बच्चा हंसी थोड़ा सा आए, बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ पाए और खुश रहे, और ऐसे करेंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। कुछ समय बाद विषय वस्तु बदल देना, मतलब कुछ ऐसा नहीं एक ही विषय के बारे में आप पढ़ाते रहो। जैसे दिन भर शुरुआत में बच्चा गया पढ़ने, अब आप मैथ पढ़ाना शुरुआत किए, 10 बजे की क्लास है, अब शाम 4 बजे तक मैथ ही पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं करें। आप कुछ टाइम आधा घंटे 1 घंटे बाद सब्जेक्ट बदलते रहें, चीजें बदलते रहें, उससे क्या होगा बच्चे में रुचि उत्पन्न होती रहेंगी और धीरे धीरे क्या होगा सिलेबस भी एंड होता रहेगा। तो ऐसा नहीं एक ही बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएं या 4-5 घंटे उस बच्चों को पढ़ाएं, तो कोई भी विषय पढ़ाएं, कोई भी विषय वस्तु पढ़ाएं तो कुछ समय बाद उसको चेंज करते चलें। आगे कह रहा है गर्दन, हाथ और नाक की अंदाज में हिलाना, जैसे हाथ को हम कैसे अंदाज में हिलाएंगे, क्या हम कर रहे हैं, नाक को और आंखों को इस्तेमाल कैसे हम उसको ये फ्लो उसका बदलते रहेंगे, परिवर्तन करते रहेंगे, इसकी बात करता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। आगे दोस्त बात करें 8वां देखेंगे शिक्षण कौशल है शिक्षण अध्ययन सामग्री कौशल, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका कौशल की बात करा तो इसमें किस प्रकार से कौशल का इस्तेमाल करते हैं। करा कि जो शिक्षण सामग्री है बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। जब हम इस कौशल का इस्तेमाल करते हैं शिक्षण अध्ययन सामग्री में तो यह ध्यान देते हैं जब हम शिक्षण जो भी कौशल या जो सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं वह बच्चे के दैनिक जीवन से हो। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चा देखा ही ना हो और वह ऐसा लाकर शिक्षण अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल करे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो शिक्षण सामग्री होगी वह बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी, हो सके तो प्राकृतिक अवस्था में हो, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उस अवस्था में होनी चाहिए हो सके तो। सभी या ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को उत्तेज करती हो, मतलब ज्यादा इंद्रियों को उत्तेजित करने का मतलब है जैसे
उसमें आप ध्यान दें, जब शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जैसे आप ध्यान दें, आपसे पूछा जाता है कि क्या दृश्य अच्छा है या फिर आपका जो दृश्य अच्छा है या श्रवण वाला अच्छा है, तो आप कहते हैं कि दृश्य और श्रवण दोनों प्रकार के जो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है वह इंपॉर्टेंट होता है, मतलब दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, दोनों वाला जब अच्छा होता है तो दृश्य और श्रव्य, जो दृश्य है और श्रव्य है दोनों अगर हम इस्तेमाल करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री तो वह बेटर होता है। इसलिए कह रहा है कि जब सभी या ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला हो, ऐसा आप शिक्षण अधिगम सामग्री का इस्तेमाल करें। करा कि ध्यान देंगे, क्या करा है, सस्ती हो जो शिक्षण अधिगम सामग्री इस्तेमाल करें वह बात करेंगे दोस्त, सभी जो इंद्रियों या ध्यान देंगे जो हम शिक्षण अधिगम सामग्री इस्तेमाल करेंगे वह अधिकतम क्या हो, सस्ती हो और आसानी से उपलब्ध हो। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में हम क्या करते हैं, जो हम इस्तेमाल किया जाता है वह बोला जाता है मतलब सस्ती, जो बहुत ज्यादा महंगी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ साथ भी ध्यान देंगे और आसानी से उपलब्ध हो सके, मतलब उपलब्ध हो सके आसानी से, सब जगह मिल सके बच्चों को, तो इस तरीके से होनी चाहिए। विषय वस्तु को समझाने में सहायक हो, तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो इस्तेमाल करें हम वह बच्चों के विषय वस्तु को समझा पाए, इस प्रकार के हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अदरवाइज उसका शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब ही क्या रह जाएगा जब बच्चे के उद्देश्य को नहीं पूरा करेगा। तो क्या प्रयोग में सुरक्षित हो, मतलब प्रयोग में सुरक्षित का मतलब है कि हर आराम से बच्चा उसको लेके चला जाए, इस प्रकार से बात करें तो प्रयोग में सुरक्षित भी होनी चाहिए। विषय वस्तु से जुड़ी हो, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें वह कैसी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा सिलेबस जो बच्चे का विषय वस्तु उससे जुड़ा होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि वह बच्चा कुछ पढ़ रहा है और शिक्षण अधिगम सामग्री आप किसी प्रकार दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। नोट में बात करें, नोट इंपॉर्टेंट है। नोट में बात किया जाए तो करा कि नोट में करा कि शिक्षण सामग्री का जनक, आपसे पूछे शिक्षण सामग्री की जनक की बात करें तो फ्लावेल को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे भारत में शिक्षण अधिगम सामग्री का जनक किसे बोला जाता है तो कह देंगे महात्मा गांधी जी को माना जाता है। तो ध्यान दे, अगर आपसे पूछे कि किसे बोला जाता है तो फ्लावेल को बोला जाता है, और भारत में पूछे तो आप सीधा बताएंगे वह महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे बात करेंगे कह रहे कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है, जो रिफोर्समेंट है, जो स्किल है वह क्या होता है। तो कह रहा है कि इसे पुरस्कार देना, जैसे हम किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो हम किस कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है हम रिफोर्समेंट जिसे हम पुनर्बलन कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरस्कार देने में किया जाता है। शाबाशी देना, तो बच्चों को शाबाशी देना भी क्या है, एक तरीके से वह पुनर्बलन कौशल है। कह रहा सामथी में गर्दन हिलाना, मतलब आप जो कह रहे हैं हाँ ठीक है आप राइट कर रहे हो, तुम गर्दन हिला रहे हो, इसका मतलब है सामथी में गर्दन हिलाना, यह भी एक पुनर्बलन कौशल है। और या ना कर देना प्रशंसा करना, मतलब या ना कर देना प्रशंसा करना भी क्या है, ये चीजें पुनर्बलन कौशल। आगे बात करेंगे कक्षा उन्नति देना, मतलब क्लास में आपको उन्नति दे देना, एक क्लास से दूसरे क्लास में कर देना बेटा ठीक है, क्लास में उन्नति देना, बढ़ावा देना, वह भी पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा ताली बजाकर स्वागत करना, मतलब क्लास में जब आप अच्छा कार्य करते हो तो आपका बोला जाए कि बेटा देखो इनका ताली बजाकर स्वागत करो, हाँ अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, इस तरीके से बात करें तो यह क्या कहलाता है, वह पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। छात्रवृत्ति आदि देना, तो आप छात्रवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, तो भी यार या बात करें पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। तो पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आपसे पूछे तो ये सारी चीजें हैं। दोस्त आगे हम बात करेंगे 10 नंबर की बात करेंगे, कार्य की प्रकार की बात करेंगे। जैसे आपसे पूछे पुनर्बलन कौशल के प्रकार कितने हैं, आप कहेंगे 4। शाब्दिक पुनर्बलन होता है, गैर शाब्दिक होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। क्या होता है, शाब्दिक, गैर शाब्दिक, और बात किया जाए सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन। आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे दोस्त, करा कि सहभागिता कौशल क्या होता है। सहभागिता कौशल 10वां जो कौशल आपके सामने है वह सहभागिता कौशल कह रहा है। क्या होता है सहभागिता कौशल, शिक्षक के साथ साथ छात्र का भी कक्षा गतिविधियों में भाग लेना क्या कहलाता है, सहभागिता कौशल कहलाता है। मतलब जो छात्र हैं, मतलब शिक्षक के साथ साथ जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, मतलब शिक्षक के साथ साथ छात्र का भी क्या कक्षा के जो एक्टिविटीज हैं उसमें भाग लेना सहभागिता कौशल कहलाता है। जैसे बात किया जाए बीच बीच में प्रश्न पूछना या प्रश्न पूछने के लिए कहना, जैसे आप कहते हैं बीच बीच में बच्चों से हम प्रश्न पूछते हैं और बच्चे से हम कहे कि बेटा देखो प्रश्न पूछा करो, जो भी दिक्कतें हैं पूछा रहा करो, तो या हम किस कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सहभागिता कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। कह पाठ के दौरान बालकों का जिज्ञासा शांत करने का मौका देना, मतलब जब हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं,
तो बच्चे में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसको हम बीच बीच में क्या करते रहे, शांत करते रहें, चीजों को बताते रहें, उन जिज्ञासाओं को शांत करते रहें, तो यह क्या कहलाता है, सहभागिता कौशल। क्योंकि सहभागिता कौशल में दोनों का हाथ होता है, उसमें बच्चा जो सोचेगा आप उसको पूरा कीजिए, आप जो कार्य कर रहे हो बच्चा पूरा करे। इस प्रकार से सहभागिता कौशल का इस्तेमाल होता है। कक्षा में दो तरफा संप्रेषण रखना, मतलब दो तरफा संप्रेषण का मतलब है आप जो बोलो बच्चा समझे, बच्चा जो कहे आप, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। विद्यार्थियों का भ्रम दूर करने का मौका देना, मतलब ऐसा दे जब बच्चों में कंफ्यूज हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं पा रहा है, तो आप अच्छे से मौका दे, बेटा देखो जो भी दिक्कतें हैं पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से आप कहते हैं, इसका मतलब सहभागिता कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाठ शुरुआत करते समय विद्यार्थी को सक्रिय बनाने के लिए कक्षा में विचार आमंत्रित करना, मतलब जब आप कोई लेसन स्टार्ट करने जा रहे हो तो बच्चे से उसके बारे में बात करें, सक्रिय बनाने के लिए बात करें, उस समय सक्रिय बनाने के लिए कक्षा में विचार आमंत्रित करना, मतलब अपने बारे में, उस चैप्टर के बारे में बेटा बताओ क्या समझते हो, क्या जानते हो, कुछ बता सकते हो क्या, ऐसा कुछ आमंत्रित करें जिससे बच्चा उसमें रुचि इंटरेस्ट पैदा करे। ले बात करें विद्यार्थियों को अपनी राय रखने का स्वतंत्रता देना, मतलब इसमें कौशल में क्या किया जाता है, सहभागिता कौशल में बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि अपनी राय रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकती हो। आगे दोस्त बात करेंगे पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल में क्या होता है, आप ध्यान देंगे, इसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति का मतलब बार बार उसको रिवीजन करना, समय समय पर पाठ का क्या करते रहना, पुनरावृत्ति करते रहना, मतलब दोहराते रहना। या पुनरावृत्ति कौशल में जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा दिया, उसको बच्चे समय समय पर रिवाइज करते रहे, अच्छे से समझते रहे, क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे। तो यह पुनरावृत्ति कौशल का आता है, समय समय पर हम कोई चीज रिवीजन करते हैं तो रिवाइज करते हैं, इसका मतलब पुनरावृत्ति कौशल का इस्तेमाल हो रहा है। सप्ताह के अंत में पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति के लिए प्रश्नोत्तरी संचालित करना, मतलब जो आप चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं सप्ताह के लास्ट में उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी बच्चों को दें और पूछें कि बच्चा समझ पाया कि नहीं, जिससे बच्चा एक बार फिर चैप्टर को रिकॉल कर ले। तो अगर कभी कभार कक्षा में पिछले कक्षा से जोड़कर नवीन पाठ पढ़ाना, मतलब कभी कभी हम क्या करेंगे, जो कभी कभी ऐसे करें जो पिछली कक्षा से जोड़कर, जो पिछली क्लास से जोड़ करके क्या करेंगे, नवीन हम चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे बात करेंगे, तो आगे हम ध्यान देते हैं, अगला कौशल की बात करेंगे तो श्यामपट्ट कौशल, वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल की बात करें तो श्यामपट्ट कौशल शिक्षक का क्या बोला जाता है, सच्चा मित्र बोला जाता है। अगर आपसे पूछे शिक्षक का सच्चा मित्र क्या होता है, शिक्षक का सच्चा मित्र, तो आप बताएंगे श्यामपट्ट होता है। कौन सा होता है, वह श्यामपट्ट को बोला जाता है, इसलिए ध्यान देंगे मित्र, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि शिक्षक का सबसे ज्यादा मित्र कौन होता है, सच्चा मित्र श्यामपट्ट होता है। ध्यान देंगे श्यामपट्ट लेखन में स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए श्यामपट्ट लेखन में जब आप श्यामपट्ट कुछ, हम जैसे व्हाइट बोर्ड पे कुछ इस पे डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं, जब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हम जो लिखें स्पष्ट लिखें, मतलब राइटिंग भले ना अच्छे से जाए लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आए कि क्या सर जी ने लिखा है या जरूरी है। तो इसलिए बोला जाता है श्यामपट्ट कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आप बताएंगे श्यामपट्ट कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट हो, जो आप शब्द लिखे वह स्पष्ट। तो अभी प्रश्न भी आएगा, पेपर में पूछा गया है, कुछ प्रश्न भी हमने रखा है शिक्षण कौशल के, जिससे आपको समझ पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सके तो श्यामपट्ट के मध्य में लिखें, मतलब जब आप लिखें श्यामपट्ट पर तो हो सके बीच में लिखें, जैसे बीच में लिखें, किनारे पे लिखेंगे तो उधर के बच्चे नहीं देख पाएंगे बाएं के, और इधर लिखेंगे तो दाहिने के, तो इस तरीके से क्या होगा, दिक्कतें होंगी। तो आप क्या हो सके तो बीचों बीच, श्यामपट्ट के बीचों बीच लिखिए। चार्ट, मानचित्र आदि, जैसे चार्ट है, मानचित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंग का चार्ट का प्रयोग करें। जब आप जैसे भारत का मैप बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं या कोई चीजें बना रहे हैं, तो अलग अलग कलर से इस्तेमाल करें, जिससे बच्चों को स्पष्ट हो पाए कि क्या क्या कैसे कैसे ड्रॉ किया गया है। तो इस प्रकार से हम ध्यान दें, श्यामपट्ट कौशल का इस्तेमाल इस प्रकार से हम करते हैं। श्यामपट्ट के बाएं खड़े हो, ध्यान दें, जब हम पढ़ाएं तो श्यामपट्ट के बाएं खड़े होकर पढ़ाएं, जैसे ऐसे क्या करें, श्यामपट्ट के बाएं, जब बच्चों को हम पढ़ाएं, जिससे हम ध्यान देंगे, हम जब पढ़ाएं तो हम श्यामपट्ट के बाएं खड़े हों, जिससे बच्चे के सामने जो बच्चा है सभी बच्चों को देखते रहें और लिखते रहें, बच्चा क्या एक्टिविटीज कर रहा है इस पर ध्यान देंगे, तो बाएं खड़े हों। करें श्यामपट्ट में से 45 अंश का कोण बनाए, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय हम कितने अंश का
कोड बनाते हैं तो आप बताएंगे 45 अंश का कोड बनाते हुए हम लिखेंगे, जिससे बच्चे के बारे में बच्चा क्या एक्टिविटीज कर रहा है उससे हमारा स्पष्ट जानकारी होता रहे। कह रहा श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर मिटाएं। मतलब जब आप बोर्ड पर लिख दें, श्यामपट्ट पर लिख दें, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ऊपर से लिखा नीचे तक तो नीचे से साफ करने लगे उसे, तो मिटाएं, जब उसको मिटाएं तो ऊपर से नीचे साफ करते हुए, मतलब जहां तक बच्चा लिखा है वहां तक, फिर इसके बाद में तो ऊपर से नीचे मिटाते हुए, ना कि नीचे से ऊपर, तो उल्टा नहीं करना है, आप ऊपर से नीचे। करे कि छात्र कक्षा छोड़ने से पहले श्यामपट्ट को साफ कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब क्लास आप पढ़ा चुके, क्लास आपका ओवर हो चुका, तो आप क्या करें, क्या कर दें, श्यामपट्ट को उस समय साफ कर दें जब आप जाएं। तो इसलिए श्यामपट्ट कौशल वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट होने चाहिए लेखन, 45 अंश का कोण बनाए, बाएं खड़े हों, ऊपर से नीचे साफ करें, यह चीजें पूछी गई हैं। बात करें जब आप जाएं क्लास छोड़ करके तो श्यामपट्ट को साफ कर दें। दोस्त इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन की बात करें, यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट पैकेज की बात करें तो कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा 1299 का। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करेंगे 249 का है, और पेट कम डिटेल बुक की बात करें 299 का है। पेट प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपए का है, और कम्बो बुक लेनी है तो 350 की है। दोस्त पुस्तक आपके सामने दिखाई दे रहा है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री की पुस्तक और प्रैक्टिस बुक है। तो इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। बात करेंगे उसके साथ साथ बात करें आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही है दोस्त, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंडिविजुअल बैच होगा, और साथ साथ 2 नंबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो संपर्क यहाँ कर सकते हैं। दोस्त आगे हम बात करेंगे तो आप सभी के सामने जो मैंने प्रयास किया कौशल, शिक्षण कौशल के कुछ कौशल समझाने का प्रयास किया, जिसमें से लगभग 12 कौशल मैंने आपको बताया। इसी कौशल से, इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया, जैसे प्रश्न निर्माण कौशल हो गया, निर्माण कौशल क्या है, प्रस्तावना कौशल क्या है, ये सारे के सारे आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। ज्यादा करके आपके डिफिनीशन पेपर में आए, जैसे गेज की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ वी के पासी की डिफिनीशन, दोनों डिफिनीशन पेपर में कई बार पूछी गई, इसलिए आपको यह भी ध्यान देना है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, और प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। सारे के सारी चीजों को समझने की कोशिश आप कीजिएगा। करेक्ट, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए विद्यालय भवन के बारे में, या अगर विद्यालय के प्रभावी प्रधान अध्यापक के बारे में, पाठ पुस्तक के बारे में, या अपने या छात्रों के बारे में। दोस्त पूछ रहा आपसे क्या इसमें से राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताने का प्रयास करेंगे। करा कि जब क्लास में शिक्षक करा कि अध्यापक जब पहली बार क्लास में जाए तो किस कौशल का इस्तेमाल, करा कि क्या बात करनी चाहिए, बताएंगे आप क्या करनी चाहिए बात। तो आप जानते हैं जब अध्यापक पहली बार क्लास में जाए तो प्रवेश करे तो उससे बात करनी चाहिए दोस्त, किसके बारे में, तो उसे ध्यान देंगे वह अपने और छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि पाठ पुस्तक के बारे में। अभी पहले दिन आप पहुंचे हैं तुरंत आप पाठ पुस्तक के बारे में, तो बोरिंग बच्चों को लगेगा, बच्चा समझ नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास में जाने के बाद अपने बारे में बच्चों को बताएं, बच्चे के बारे में आप समझे, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेट अच्छे से हो पाएगा, संप्रेषण अच्छे से हो पाएगा। अब बच्चे के पूर्ण ज्ञान को समझ पाओगे, बच्चा आपके बारे में समझ जाएगा, सर जी क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा, तो इससे स्पष्ट हो पाएगा। और यह कार्य सबसे पहले आपको करना है। बात करें विद्यालय भवन के बारे में, आप तो पहले देख कर आए हैं विद्यालय भवन को, ये सारी चीजें आप प्रधान अध्यापक से पहले ही मिले होंगे, तो इसलिए बच्चे की क्लास में जाने के बाद हम सबसे पहले अपने और छात्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन करा विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अवतरित करना उचित होगा। करा चुने हुए अध्ययन द्वारा, या करा प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा, या सस्वर अध्ययन द्वारा, बताएंगे कैसे बच्चों को अवतरित किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि जब करा आपसे पूछ रहा विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अवतरित करें, क्या करा कि चुने हुए अध्ययन द्वारा, कि कोई चुना हुआ अध्ययन हो उससे, नहीं दोस्त। करा प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, नहीं। कहा गहन अध्ययन द्वारा, नहीं। करा सस्वर अध्ययन द्वारा, मतलब आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, बच्चों का बोल बोल के पढ़िए बेटा, तो उससे क्या होगा, बच्चा कई माइंड होकर उसके जो इंद्रियां एक्टिव होंगी और उससे बच्चा सीख पाएगा। तो सस्वर अध्ययन द्वारा यह सबसे ज्यादा प्रेरित करने का उचित तरीका है। आगे ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा अनुशासन जो अध्ययन वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
किस तरह की मदद करता है? करा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चों को उसके पाठ रटकर याद करने में। तो ध्यान देंगे दोस्त, जो शिक्षक अनुशासन बनाता है वह किसके लिए बनाया जाता है? अनुशासन की बात करें, अधिगम वातावरण में जो लर्निंग है, इन्वायरमेंट है, में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? जो अनुशासन है। तो करा कि वह दोस्त किसके लिए होता है? ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन राइट होगा। क्यों? कैसे? बच्चों को अपनी शिक्षा, जो बच्चों को अपनी शिक्षा है उसको विनियमित करने में, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने में और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन बनाया जाता है। राइट ऑप्शन होगा एक। चुप्पी साधने के लिए गलत, चुप्पी साधने के लिए नहीं भैया, निर्देश देने के लिए, इस सारी चीजों से निगेटिव है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट था। पाठ प्रस्तावना कौशल की बात करें तो मैंने बताया था उसमें क्या पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, या व्याख्यान, या फिर श्यामपट्ट लेखन, या गृहकार्य। तो मैंने बताया था जो पाठ प्रस्तावना कौशल है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? उसमें बच्चे का पूर्व ज्ञान जाना जाता है। राइट ऑप्शन होगा ए। मैंने सबसे पहले यही प्रस्तावना कौशल के बारे में ही बात किया था, इसलिए राइट ऑप्शन होगा पूर्व ज्ञान का जो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या होता है? वह पूर्व ज्ञान होता है। राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 5th नंबर के लिए बताएंगे, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल का सही नहीं है? कि कौन सा ऐसा है जो प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, या हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों को संख्या बढ़ा देना, या सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताएंगे कौन सा इसमें से नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो दोस्त आपसे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप जानते हैं कौशल में क्या होता है, प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छे तरीके से उत्साहवर्धन तरीके से उसे बढ़ावा दें। इसका मतलब राइट है, हमसे निगेटिव गलत पूछ रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो राइट है। राइट को हमको गलत नहीं चूज करना है, हमको यहाँ पर नहीं जो होगा सेंटेंस वही हमें क्या है चूज करना है। प्रश्नों का प्रोत्साहन दें, तो प्रश्नों का प्रोत्साहन तो देना चाहिए, या तो निगेटिव ऑर्डर नहीं है, इसकी सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए हमारा गलत। तो करा कि सी ऑप्शन होगा। क्यों? करा कि हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों में क्या होगा? हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नों में क्या होगी? संख्या बढ़ाने से क्या होगा? प्रश्न निर्माण कौशल। हाँ, अगर कोई प्रश्न आप पूछते हैं किसी बच्चे से तो बोल दिया सर जी हाँ हम जानते हैं, कर दिया ना नहीं जानते हैं, तो उसमें कोई प्रश्न निर्माण कौशल का अच्छा इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंस है? कोई नहीं है। इसलिए दोस्त बात करें 5th का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, या प्रदर्शन कौशल। तो बताएंगे किसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। आपसे पूछ रहा है किसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, तो दोस्त आप जानते हैं वह किसमें होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होता है? आप ट्वीज करते हैं, हाथों को हिलाना इस तरीके से करते हैं। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन होगा परीक्षण होता है पूर्व ज्ञान का प्रस्तावना कौशल में। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 7 नंबर के लिए जो दोस्त बताएंगे, सलीम संगीत में निष्णात है। कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि ध्यान देंगे सलीम जो है संगीत में क्या है? निष्णात है, परंतु गणित में अच्छा नहीं है, परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता है। नहीं, गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? कह रहा है दोस्त ध्यान देंगे, कह रहा कि जो सलीम बच्चा है वह सलीम क्या है? निष्पात है, किसमें? संगीत में बहुत निपुणता है, जबकि गणित में ऐसा अच्छे से नहीं कर पाता है। तो आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? कह रहे उससे कहेंगे संगीत का कोई भविष्य नहीं है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, तो आप या तो गलत होगा। कह रहा उससे संगीत छोड़कर गणित को पढ़ाई करने के लिए कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्या संगीत में भविष्य नहीं है क्या? संगीत में भी बस भविष्य है, पैसा उसमें भी है, आदमी उसमें भी अपना जो जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए बात करें तो इसलिए ध्यान देंगे या चीजें गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो करा कि अपने अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, कहेंगे एक काम करो तुम संगीत में अच्छे हो और मैथ में अच्छे नहीं हो, एक काम करो जाके अपने गार्जियन को बुला के लाओ, हम उनसे वार्तालाप करेंगे, तुमको संगीत पढ़ाना लिखाना बंद करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं दोस्त। करा कि डी में करा है उससे कहेंगे कि वह गणित में भी क्या करता? अच्छा कर सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, और उसे गणितीय अवधारणा समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट राइट होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को निष्पात का मतलब देखिए, करे कि जो संगीत में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, गणित में नहीं कर पा रहा, तो आप कहेंगे उसके अवधारणाओं को, गणित के अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ साथ बोलेंगे बेटा जैसे तुम संगीत में अच्छा कर ले जाते हो वैसे ही मैथ में अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, मैं हूं ना, आपको मैं समझाऊंगा। ऐसे
ऐसे आप बोलोगे तो गणित के कॉन्सेप्ट को समझाओगे और उसके साथ साथ क्या करोगे, बच्चों को मोटिवेट करते जाओगे तो बच्चा अच्छे से वह मैथ भी सीख जाएगा, जैसे संगीत में उसमें निपुणता है। इसलिए दोस्त हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 8 नंबर के लिए। एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक लंबा व्याख्यान देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? बीच में आराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। एक लंबे व्याख्यान देते समय क्या करना चाहिए बताएंगे दोस्त। एक लंबे व्याख्यान देते समय क्या करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा कि एक लंबे व्याख्यान देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या बीच बीच में आराम लेना चाहिए या लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, क्या करना चाहिए? व्याख्यान देते समय आप व्याख्यान देते बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, बताएंगे दोस्त। कब क्या करना चाहिए व्याख्यान देते समय? तो आप जानते हैं उसे क्या करना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। जब आप व्याख्या देने, क्या बच्चा चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? आप व्याख्या देते जा रहे हो, बच्चा कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? तो बीच बीच में क्या प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे बच्चा उसमें एक्टिव रहे, आपकी बातों को समझता रहे। तो बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसा आप करना चाहिए। 8 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर के लिए बात करेंगे, कहा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो श्यामपट्ट पर लिखना भी सही है, प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा? 9 नंबर के लिए दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट होगा। तो कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो सारे के सारे हैं, स्पष्ट लिख भी रहे हैं श्यामपट्ट पे तो भी आपका कुशलता है, आपने अच्छा काम किया है, प्रश्नों को अच्छे से हल कर रहे हैं। आपका शिक्षक के रूप में प्रश्नों को हल करना भी आना चाहिए, साथ साथ प्रश्न पूछना भी सही तरीके से। उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन होगा हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, करा कि 10 नंबर के लिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान दें, अभी मैंने आपके सामने श्यामपट्ट कौशल की जब मैं बात कर रहा था वहां पर मैंने बताया था श्यामपट्ट कौशल के बारे में। जब मैं आपको बता रहा था तो ध्यान देंगे, वहां पर मैंने बताया था क्या होनी चाहिए, स्पष्ट लेखन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पष्ट लेखन होनी चाहिए। या मैंने बताया था बच्चों को पढ़ाते समय 45 अंश पर झुक करके, मतलब 45 अंश का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए। साथ साथ बात करेंगे वह बाएं खड़ा होना चाहिए। क्या? श्यामपट्ट के बाएं तरफ खड़े होना चाहिए। या मैंने बताया था तरफ खड़े होना चाहिए, या मैंने बताया था होनी चाहिए। तो क्या मैंने बताया था इसमें जब श्यामपट्ट को लिख लें, जब आप बोर्ड पर लिख दे तो क्या करें, ऊपर से नीचे मिटाएं, ऊपर से नीचे जो है नीचे श्यामपट्ट को साफ करें, नीचे श्यामपट्ट को साफ कर दें, साफ करें। तो ऐसा मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है श्यामपट्ट कौशल में। तो दोस्त कह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या अच्छी लिखावट, क्या लेखन में स्पष्टता, क्या बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर कह रहा दोस्त आपसे छोटे अक्षरों में लिखना? तो आप जानते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा, वह क्या होगा, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। 10 का क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे 11 नंबर के लिए। छात्रों को कारण कि छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना किस प्रकार का कौशल है, किस प्रकार का पुनर्बलन कौशल है? क्या शाब्दिक पुनर्बलन है, या अशाब्दिक पुनर्बलन है, या सकारात्मक शाब्दिक है, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? दोस्त आप 11 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं दोस्त कह कि शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, ये सारे शब्द आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वह सकारात्मक शाब्दिक है, मतलब शब्दों में बोल रहे हैं तो शाब्दिक हो गया। सकारात्मक पॉजिटिव देगा इसलिए बात किया जाए वह सकारात्मक शाब्दिक कहलाएगा दोस्त। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी ने देखा कि हम सभी ने आज की क्लास में पढ़ने का जो प्रयास किया हूं, बताने का प्रयास किया, वह शिक्षण कौशल के बारे में बताया। आप सभी ने देखा शिक्षण कौशल क्या होता है। शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण को जो प्रभावी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिस कौशल का इस्तेमाल करते हैं वही शिक्षण कौशल है। मैंने आपको बताया, बात किया जाए उसके साथ साथ मैंने बताया कि जो गेज की डिफिनीशन है, पासी की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। और मैंने यह भी बताया कि 14 प्रकार के गेज ने, रेमांस ने 14 प्रकार के कौशल की बात की है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो कौशल होते हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल हुआ, प्रश्न निर्माण कौशल हुआ, जैसे जैसे आपकी बात करें व्याख्यान कौशल हुआ, उसके साथ साथ प्रस्तावना कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल किसके नियम पर कार्य करता है, तो ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं।
तो ऐसी चीजें बात किया जाए, ओपन में पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है प्रस्तावना कौशल में। तो आई हुई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने आपको स्लाइड रखने का प्रयास भी है, कुछ क्वेश्चन रखने का प्रयास किया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्त ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जब क्लास एक बार एंड हो जाए तो आप जरूर एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिए और जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। एक बार जरूर आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।